वे हमेशा मुझसे कहते थे कि स्नैपचैट एक सुरक्षित ऐप है, वो ऐप जहां आपके मैसेजेस गायब हो जाते हैं, आपके स्नैप्स मिट जाते हैं और कोई भी उन बेवकूफ़ी भरे चुटकुलों का रिकॉर्ड नहीं रख सकता। मेरा नाम मरीजा हिल है और लंबे समय तक स्नैपचैट मेरा कंफर्ट जोन रहा था। मेरे फ़ोन पर एक छोटा पीला भूत का मतलब था कॉन्टैक्ट्स, फ्रेंड्स और एक सामान्य टीनेजर के रूप में जीवन। मैंने इसका इस्तेमाल वैसे ही किया जैसे हर 15 साल का बच्चा करता है, अपनी सबसे अच्छे फ्रेंड्स के साथ स्ट्रीक्स, देर रात वाले फिल्टर्स जो हमें पिल्लों जैसा दिखाते हैं। लेकिन स्नैपचैट जैसे ऐप्स के बारे में ये बात है कि वे आपको केवल आपके दोस्तों से नहीं जोड़ते, वे दरवाजे खोलते हैं, वे दरवाजे जिनके बारे में आपको एहसास भी नहीं था कि आपने उन्हें खुला छोड़ दिया है। एक रात एक मैसेज आया जो मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक के अकाउंट जैसा लग रहा था। बिटमोजी सही लग रहा था, यूजर नेम में एक अक्षर का अंत था, ऐसी चीज जिस पर आप तब तक ध्यान नहीं देंगे। मैसेज में केवल इतना लिखा था, तुम झूठ क्यों बोल रही हो। मैं सुन्न रह गई, मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। किस बारे में झूठ, किससे? मैंने एक जवाब टाइप किया, फिर भेजने से पहले उसे हटा दिया। उन शब्दों में कुछ ऐसा था जो उसकी तरह महसूस नहीं हो रहा था। यह बनावटी लग रहा था, जैसे कोई नाटक कर रहा हो, और वो पहला सुराग था, पहला संकेत कि कुछ ठीक नहीं था। शुरुआत में मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया, शायद ये किसी तरह का मजाक था। लोग हर समय नकली अकाउंट बनाते हैं, है ना? लेकिन फिर एक मैसेज आया, सब जानते हैं कि तुमने क्या किया। मेरा सीना कस गया। मैंने क्या किया? मैं स्क्रीन को तब तक घूरती रही जब तक अक्षर धुंधले नहीं हो गए। मेरे अंगूठे स्क्रीन पर थे, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने बस फ़ोन लॉक किया और उसे अपने तकिए के नीचे दबा दिया, जैसे कि ऐसा करने से मेरे पेट में उठ रही बेचैनी दब जाएगी। हालांकि अगली सुबह वो डर अभी भी वहीं था। एक और स्नैप इंतज़ार कर रहा था। इस बार शब्द नहीं थे, ये एक तस्वीर थी, मेरे अपने घर के सामने का आंगन जो सनराइज से पहले तड़के सड़क से लिया गया था। कोने में बरामदे की रोशनी धीमी चल रही थी। फोटो का एंगल बिल्कुल सही था, जैसे जिसने भी लिया हो वो वहीं बाहर खड़ा होकर देख रहा था। मुझे याद है कि मेरी सांसें थम गई थी, मेरे हाथ इतनी जोर से कांप रहे थे कि मैं लगभग फ़ोन गिरा ही देती। मैंने खुद से कहा कि ये एक इत्तेफाक होगा, शायद ये पुरानी हो, लेकिन मन ही मन मैं जानती थी कि तस्वीर में परछाइयाँ बहुत ताज़ा लग रही थी। डामर पर गीली चमक जो निश्चित रूप से पिछली रात की बारिश से थी। तब तक ये केवल एक नकली यूजर नेम के बारे में नहीं था। ये जो कोई भी था वो अब स्क्रीन के पीछे नहीं छिपा था, वो यहाँ था मेरे पास। और वो हिस्सा जिसने मुझे सबसे ज़्यादा डरा दिया, वो अकाउंट अभी भी मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड्स के चेहरे से सजा हुआ था। वही बिटमोजी मुस्कान, प्रोफाइल बायो में वही पुराने जोक्स। ये विश्वासघात जैसा महसूस हुआ, भले ही मैं जानती थी कि वो वास्तव में वो नहीं थी। मैं किसी को बताना चाहती थी, शायद अपने माता पिता को, लेकिन मैं क्या कहती कि एक स्नैपचैट पोस्ट अकाउंट ने मुझे एक डरावना मैसेज और हमारे आंगन की तस्वीर भेजी है। वे इसे हंसकर टाल देते, मुझसे ऐप हटाने को कहते, इसलिए मैं चुप रही। लेकिन अंदर ही अंदर मैंने कुछ बदलते हुए महसूस किया। मेरा सुरक्षित ऐप, मेरी सुरक्षित दुनिया, वो खत्म हो चुकी थी। मैंने उस रात के बाद चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया, छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि वे सिर्फ मेरी कल्पना थी। मेरे बेडरूम के पर्दे आधे खुले थे, जबकि मैंने कसम खाई थी कि मैंने उन्हें कसकर बंद किया था। हमारे रास्ते में बजरी को चलने की हल्की आवाज़, जब बाकी सब सो रहे थे, यहाँ तक कि परिवार का कुत्ता बड़ी कभी कभी मुख्य दरवाजे पर धीमी आवाज़ में कुर्रेरता था। स्नैपचैट की हर पिंग से मेरा पेट मचल जाता था। मैं ऐप को हटा देना चाहती थी, अपना फ़ोन कमरे की दूसरी तरफ फेंक कर इसे ख़त्म कर देना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं कर सकी। क्या होगा अगर उन्होंने कुछ पोस्ट कर दिया? क्या होगा अगर उन्होंने मेरे दोस्तों से मेरा चेहरा, मेरा नाम इस्तेमाल करके झूठ बोला? ऐसा लग रहा था जैसे मैं ऐप के अंदर ही फंस गई हूँ। फिर वो स्नैप आया जिसने मुझे तोड़ दिया। मेरी अपनी बेडरूम की खिड़की के माध्यम से ली गई मेरी एक तस्वीर। मैं अपनी डेस्क पर बैठी थी, मेरी पीठ खिड़की की तरफ थी और मैं अपने लैपटॉप पर होमवर्क देख रही थी। तस्वीर में मेरा सिर थोड़ा झुका हुआ था, स्क्रीन की नीली रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। जिसने भी इसे लिया था वो बिल्कुल बाहर खड़ा था, बस कुछ फीट की दूरी पर, कैमरा उठा हुआ, फोन स्थिर। मैंने फोन गिरा दिया।
मेरा शरीर इतने हिंसक रूप से कांपने लगा कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रही थी। मैं चिल्लाई नहीं, हिली नहीं, यहाँ तक कि खिड़की की ओर देखने के लिए मुड़ी तक नहीं। मैं जम गई थी। उस रात मैंने अपनी दराज को दरवाजे के सामने धकेल दिया। मैंने पर्दों में तकिए ठूस दिए, हर दरार को बंद किया। मैं सोई नहीं, मैं बस वहीं बैठी रही। दिल धड़क रहा था, अपनी दीवारों पर रेंगती परछाइयों को देखते हुए एक और एक पिंग का इंतजार करती रही। और जब वो आया, भोर होने से ठीक पहले, वो कोई तस्वीर नहीं थी, एक मैसेज था। जब तुम डरी हुई होती हो तो सुंदर लगती हो। मैं तब जान गई कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये कोई मजाक नहीं था, कोई मेरा शिकार कर रहा था। और स्नैपचैट बस वो मुखौटा था जिसे उसने पहन रखा था। तीसरे हफ्ते तक मैं अब खुद जैसी नहीं रही थी। मेरे दोस्तों ने गौर किया, मेरी माँ ने गौर किया, यहाँ तक कि मेरे टीचर्स ने भी गौर किया। मैं सो नहीं रही थी और मैंने रात में बाहर निकलना पूरी तरह से बंद कर दिया। लेकिन सबसे बुरा हिस्सा, मुझे अपनी ही त्वचा में गंदगी महसूस होती थी। हर बार जब मैं किसी कमरे में जाती तो मुझे आश्चर्य होता कि क्या कोई मुझे देख रहा है। मैंने रात में नहाना बंद कर दिया क्योंकि बाथरूम की खिड़की सड़क के बहुत करीब थी। मैंने अपने कमरे में गाना बंद कर दिया। ये सब उस रात ढह गया जब मुझे अपनी कार के शीशे के नीचे एक स्टिकी नोट मिला। कोई लिफाफा नहीं, कोई हस्ताक्षर नहीं, धुंधली खाली स्याही में केवल एक वाक्य, तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रही हो। बस यही था, कोई नाम नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस इस बात का सबूत कि जो कोई भी मुझे स्नैप भेज रहा था वो अब मेरी कार को छूने के जितना करीब था। मैं पहली बार पूरी तरह टूट गई। मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया। मैंने उन्हें वे स्नैप्स दिखाए, वो मुस्कुराता चेहरा, वो खिड़की वाला फोटो, वो मैसेजेस जिसने मेरा खून सुखा दिया था। उन्होंने संकोच नहीं किया। हमने किचन में ही पुलिस को फ़ोन किया। वे जल्दी आए। 2 ऑफिसर्स टेबल पर नोट्स लिख रहे थे जबकि मैं सब कुछ दोबारा सुना रही थी। लेकिन जैसे ही मैं बोल रही थी मुझे गहरा डर महसूस हुआ, जैसे मैं अपनी सांसें बर्बाद कर रही हूँ, जैसे उनके छोटे पैड पर लिखी कोई भी चीज़ मुझे उस व्यक्ति से नहीं बचा सकती जो पहले से ही मेरी दुनिया के अंदर, मेरी जगह के अंदर आ चुका था। ऑफिसर ने सिर हिलाया, मुझे अकाउंट ब्लॉक करने को कहा और आश्वासन दिया कि शायद ये कोई बच्चा है जो मजाक कर रहा है। वो अपनी सांसों में थोड़ा हंसा भी, लेकिन तभी मैंने अपना फ़ोन निकाला और उन्हें वो फ़ोटो दिखाई जो खिड़की के माध्यम से ली गई थी। उसका चेहरा उतर गया, हंसी गायब हो गई। वो अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और वो सवाल पूछा जिसे पूछने से मैं खुद बहुत डर रही थी। क्या हाल ही में तुम्हारे जान पहचान का कोई व्यक्ति ऑब्सेसिव बिहेव कर रहा था? उस रात गश्ती गाड़ी सिर्फ जांच के लिए हमारे रास्ते से कुछ बार गुजरी, लेकिन मन ही मन में जानती थी कि पुलिस हमेशा के लिए नहीं रह सकती। और मैं जानती थी कि जो कोई भी वे स्नैप भेज रहा था उसने अभी खत्म नहीं किया था, क्योंकि जैसे ही पुलिस की गाड़ियां चली गई और घर फिर से शांत हो गया, मेरा फ़ोन बज उठा। एक और एक स्नैप, इसमें लिखा था, तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। उस आखिरी मैसेज के बाद मैं अब अपने ही घर में सांस नहीं ले पा रही थी। हर कोना गलत लग रहा था। दीवार की हर चरमराहट कदमों की आवाज़ जैसी लग रही थी। 2 रातों तक मैं अपनी माँ के कमरे में सोई, लेकिन तीसरी रात तक मैंने खुद को मना लिया कि शायद सबसे बुरा वक्त बीत चुका है। शायद पुलिस की कशत ने उसे डरा दिया हो, शायद वो जो कोई भी था आगे बढ़ गया हो। मैं गलत थी। ये शुक्रवार की रात को हुआ। मैं अभी भी शावर से बाहर निकली थी। शीशे पर धुंध जमी थी, बल्ब के चारों ओर भाप उड़ रही थी। काउंटर पर मेरा फ़ोन बजा। एक नया स्नैप। मेरा पेट मचल गया, हाथ कांपने लगे जब मैंने स्क्रीन अनलॉक की। ये मेरी एक तस्वीर थी जो ठीक उसी पल में धुंधली बाथरूम की खिड़की के माध्यम से ली गई थी। मेरे गीले बाल, मेरी तौलिया, मेरे चारों ओर की भाप, सब कुछ वहां था। और नीचे नियॉन पीले टेक्स्ट में, जब तुम डरी हुई होती हो तो तुम और भी बेहतर लगती हो। मैं इतने जोर से चिल्लाई कि मेरी माँ दौड़ती हुई आई। उन्होंने इसे देखा। उन्होंने सबूत देखा कि मैं कल्पना नहीं कर रही थी। उन्होंने 911 पर कॉल किया, जबकि मैंने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया, रोते हुए, फ़ोन ऐसे पकड़े हुए जैसे वो एकमात्र हथियार हो जो मेरे पास था। पुलिस कुछ ही मिनटों में पहुंच गई, लेकिन तब तक वो जा चुका था। बाहर कीचड़ में कोई पैरों के निशान नहीं थे, शीशे पर कोई उंगलियों के निशान नहीं थे, बस सन्नाटा था, घना और दम घोटू, जैसे रात खुद अपनी सांसें रोक कर बैठी हो। उन्होंने आखिरकार मुझ पर विश्वास किया।
उन्होंने फ़ोन लिया और पैटर्न्स बनाए और एक आधिकारिक जांच शुरू की। लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था, क्योंकि उस रात के बाद मैं केवल ऑनलाइन स्टॉकर वाली लड़की नहीं थी। मैं वो लड़की थी जो जानती थी कि कोई उससे कुछ ही फीट की दूरी पर खड़ा था, उसे देख रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था और उसके डर पर हंस रहा था। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। स्नैपचैट, वो ऐप जो कभी इंटरनेट पर मेरा सबसे सुरक्षित कोना लगता था, मेरे फ़ोन से हटा दिया गया। इसलिए नहीं कि मैं चाहती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं बीमार महसूस किए बिना उस छोटे से पीले भूत की ओर नहीं देख सकती थी। पुलिस ने हफ्तों तक अकाउंट्स को ट्रेस करने का काम किया। उन्होंने हमें प्रिंटआउट्स, टाइमलाइन और आईपी एड्रेस दिखाए और धीरे धीरे मुखौटा फिसलने लगा। उन सभी नकली यूज़रनेम के पीछे छिपा व्यक्ति दुनिया की किसी दूसरी तरफ का कोई अजनबी नहीं था। ये कोई ऐसा व्यक्ति था जो पास में ही रहता था, कोई ऐसा जिसने मेरी दिनचर्या का अध्ययन किया था, मेरा घर तक का पीछा किया था। जब उन्होंने आखिरकार उसे गिरफ्तार किया तो मुझे लगा कि मुझे राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसके चले जाने के बाद भी उसके शब्द बने रहे। स्क्रीनशॉट्स, फोटोज, आधी रात को मेरे फ़ोन के बजने की आवाज़। ट्रॉमा वैसे गायब नहीं होता जैसे स्नैपचैट का संदेश गायब होता है। ये बना रहता है, ये अंधेरे में इंतज़ार करता है, और यहाँ वो हिस्सा है जो अभी भी मुझे जगाए रखता है। स्नैपचैट ने उसे बेहतरीन कवर दिया। मैसेजेस का गायब होना, यूज़रनेम का आसानी से नकली बनना, वे सभी विशेषताएं जो मेरे जैसे बच्चों के लिए इसे मज़ेदार बनाती थी, उन्होंने इसे शिकारियों के लिए एक खेल का मैदान बना दिया। मैं अपनी कहानी अब इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग समझें कि खतरा केवल अंधेरी गलियों या सुनसान सड़कों पर नहीं है। कभी कभी ये आपके हाथ में होता है। रात के 2 बजे चमकता हुआ मुझे लगा कि स्नैपचैट सेफ था। मुझे लगा कि मैसेजेस गायब हो गए, लेकिन डर कभी गायब नहीं होता।